नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे संधि के बारे में। संधि के भेद कितने होते हैं, संधि कहते किसे हैं, संधि की परिभाषा क्या रखी गई है। मैंने कहा था कि जब भी दो वर्ण आपस में निकट आए, कोई विकार उत्पन्न हो जाए, उसी परिस्थिति को संधि कहा जाता है। जैसे निकटता जो होती है उसे कहा जाता है संहिता, और संहिता का ही दूसरा नाम रखा गया है संधि। तो ये वाली बात ध्यान रखना है कि जो संधि की सामान्य परिभाषा होती है वो यही है, परः सन्निकृशः संहिता, या फिर कह सकते हैं वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेल को भी संधि कहा जाता है। या फिर कहा जाता है लोपागम वर्ण विकारावा संधि, लोपागम आदेश वर्ण विकारावा संधि। यह भी तो कहा जाता है कि कहीं पर वर्ण का लोप होता है, आगम होता है, आदेश होता है, वो सारी चीजें कहलाती है संधि। यहां अपने को ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि संधि के जो मोस्टली प्रश्न बनता है ऊपर से सीधा सीधा वो यही बनता है कि संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं। अब ये जब मैंने आप लोगों को बताया कि संधि अगर मूल रूप से 5 भेदों वाली होती है, अच संधि हुई, दूसरी प्रकृति भाव संधि हुई, तीसरी हल संधि हुई, चौथी विसर्ग संधि हुई और 5वीं स्वादि संधि हुई। सिद्धांत कौमुदी में तो यही 5 संधि प्रकरण रखा है, इसीलिए तो इसको कहा जाता है 5 संधियां। लेकिन सामान्य रूप से अब जब कालांतर में क्या किया गया कि धीरे धीरे 2-3 संधियों को, जैसे 2 प्रकृति भाव संधि है, यहाँ पर अच का ही समावेश होता है, इसलिए इसको अच संधि में रखा गया है, और जो स्वादि संधि है इसको ट्रांसफर किया गया है विसर्ग संधि में। ये वाली बात का ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में 3-5 हो तो 5 करना है, और अगर 3 ही हो तो 3 ही रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। अगर विशेष कह दे कि व्याकरणाचार्य के अनुसार संधि के कितने भेद हैं तो ऐसे वाली बात भी ध्यान रखना है। आज बात करते हैं उन्हीं 5 भेदों में। सबसे पहला भेद है अपना अच संधि। सबसे पहला भेद है अच, अर्थात जिसको बोलते हैं स्वर संधि। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्वर का तो सबको पता है, इसे अच क्यों कहा जाता है। ये तो पाणिनि की जो रचना है उसी से तो लिया गया है अच। ये अच एक प्रत्याहार होता है। इसमें कहा गया है, देखो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि माहेश्वरी सूत्र में शुरू के 4 सूत्र लिखने हैं, अ, ई, ओ, ण, फिर रे, ऋक, फिर ए, औंग, फिर आई, औच। ये 4 सूत्र हो गए शुरू के अपने पास है। और मैंने कहा था ऐसे लेकर के च पर्यंत तक वर्ण। अब आप लोग बताओ कि यहाँ कोई व्यंजन है बीच में? नहीं है। नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? स्वर ही तो कहेंगे। इनके बीच में जो संधि होगी वो कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि ही कहलाएगी। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, सामान्य बात है ये, इसीलिए इसको कहा जाता है अच संधि। क्या कहा जाता है? अच संधि, और इसका दूसरा नाम है स्वर संधि। इस स्वर या अच संधि के भेदों की बात की जाए तो इसके भेदों के लिए कहा गया है, इसके 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। देखते हैं अभी। सबसे पहले सवर्ण दीर्घ संधि, श्रवण दीर्घ संधि, श्रवण दीर्घ संधि। फिर नंबर 2 पे लेते हैं अपन यण संधि। नंबर 3 पे लेते हैं गुण संधि। नंबर 4 पे लेते हैं वृद्धि संधि। नंबर 5 पे लेते हैं अयादि संधि। अयादि संधि। नंबर 6 पे लेते हैं पररूप संधि। और नंबर 7 पे लेते हैं पूर्व रूप संधि। आप लोगों के सामने है, केवल ये 7 भेद हैं वो किसके हैं? अच संधि के। क्योंकि मैंने कहा संधियां मूल रूप से कितनी होती है? 3 ही होती है। अगर बताया जाए व्याकरण की दृष्टि से तो 5 होती है। अब उन 5 के भी तो भेद तो होंगे ही, तो उसी प्रकार से ये जो अच संधि है उस अच संधि का भेद है। अच संधि का ही भेद रखा गया है यहाँ। और मैंने कहा कि अच संधि के कितने भेद होते हैं? 7। आप खुद ही देख लो, 1
2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ये होते हैं 7 भेद। अब क्रमशः इनको एक एक पढ़ेंगे अपन कि 7 भेद होते हैं तो इनमें होती क्या रामायण है, वो वाली बातें तो अपने को देखनी ही देखनी है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी मैं कभी भी पढ़ाई की जो सही जो दिशा की बात करें तो जब भी मैं अगर आपको कहूं कि अच संधि या स्वर संधि तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये तो 7 भेदों वाली है। अब 7 भेद के बाद में दूसरी चीज आनी चाहिए कि इनसे संबंधित जो भी सूत्र होंगे, अगर वो सूत्र आपके दिमाग में आ गए नाम लेते ही तो समझ जाना कि वो संधि क्लियर है, और अगर वो वाली बात समझ में नहीं आई तो फिर संधि में क्लियरिटी नहीं होगी। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। अब तो ध्यान है कि सबसे पहले जो अपने भेद रखा था वो श्रवण दीर्घ संधि का है, दूसरा यण संधि का है, तीसरा गुण का है, चौथा वृद्धि का है, पांचवा यादि का है, छठवा है पररूप का और सातवां है पूर्व रूप का। बस यही वाली बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि इनका ये क्रम के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये भेद है वो है किसके, तो अच संधि के ही भेद हैं। क्योंकि जब अपन हल संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे वाले भेद आएंगे, थोड़ा सा आप नाम मैच करेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस दिमाग में ये दृष्टिपटल पे यही रखना है कि इसके 7 भेद हैं और 7 भेदों में श्रवण दीर्घ यण गुण वृद्धि अयादि पररूप और पूर्व रूप। अब इनसे संबंधित जो एक एक सूत्र चलेंगे, इनसे संबंधित जो एक एक सूत्र चलेंगे ध्यान रखना है, उस सूत्रों को भी ध्यान रखना है। सूत्र याद रह जाएंगे तो संधि कभी भी जीवन में गलत नहीं होगी। ध्यान रखना है इस बात का, जब भी आपको संधि से संबंधित कोई मैटर आएगा और सूत्र आपको याद है तो स्वतः ही वो संधि सही हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक ही क्रमानुसार। सबसे पहला भेद है अच संधि का, नंबर 1 श्रवण दीर्घ संधि। ध्यान रखना है, सबसे पहला भेद है श्रवण दीर्घ संधि। यहां पर क्या करना है, इससे संबंधित सूत्र को देखते हैं अपन। सूत्र देखते हैं इसका। अब जब सूत्र समझ में आ गया तो समझ जाना कि संधि भी अपन समझ गए। सूत्र है अक्का है शवर्णे दीर्घाः, अक्का शवर्णे दीर्घाः। ये सूत्र आपको याद रखना है। इसका भाव है वो समझा देता हूं आप लोगों को। ये इसमें जो भी रामायण है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि होता क्या है इसमें। ये कह रहा है अक्का शवर्णे दीर्घाः। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जब भी अपन संस्कृत का अध्ययन अध्यापन करेंगे तो निश्चित रूप से अपने को क्या पढ़ना है, 2 ही चीज जो अपन अपनी साधारण भाषा में बात करते हैं, एक तो कक्का जिसको बोलते हैं व्यंजन और दूसरा आई जिसको बोलते हैं स्वर। तो बस केवल 2 ही चीजें हमारे नित्य काम में आएंगे, एक कक्का और एक आई, अर्थात व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर। ज्यादातर संधियों में क्या हर एक मैटर में वो ही इंक्लूड रहते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा था अकः श्रवणे दीर्घः। सबसे पहले आपको अक देखना है। क्या देखना है, अक। ये अक एक प्रत्याहार है। क्या है, प्रत्याहार। अब इस अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं सुनना, ए ई उ री ली। मैंने कहा था इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं करना है, इत्संज्ञक वर्णों को नहीं लेना है, केवल और केवल मुख्य को ही लेना है अपने को, इत्संज्ञक को छोड़ना है। तो यहां पर ऐसे लेकर के कै पर्यंत तक कितने वर्ण हुए, 1 2 3 4 और 5 हो गए। अब इन 5 में से आपको क्या करना है, ये कह रहा है श्रवणे दीर्घाः। जब भी अक के बाद में श्रवण अक हो, श्रवण अक हो तो उसको दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक दीर्घादेश हो जाता है। एक छोटी सी बात थोड़ा सा हट करके है, ये अपना मिड पॉइंट होता है। इस हिस्से को तो बोलते हैं पूर्व और इसको बोलते हैं पर। अब जब भी मैं बात करूं पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश, तो यहां वाला और यहां वाला दोनों जुड़ करके केवल एक ही शेष रहता है। अगर मैं कहूं पर के ऊपर एक आदेश तो केवल पर बदलेगा, मैं कहूं पूर्व के ऊपर एक आदेश तो पूर्व ही वाला ही बदलेगा। तो ये वाला बात ध्यान रखना है कि यहां एक आदेश होगा। क्या होगा, एक आदेश। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से किस में एक आदेश होता है या किस में एक आदेश नहीं होता है, यही संधियों के 7 नाम दे दिए, पूछ लिया आपसे, तो वो वाली बात ध्यान में रखना है।
यहां कह रहा है अक हो, और अक के बाद में क्या हो, अक ही हो, वो चाहे ऋषव और दीर्घ मतलब श्रवण होना चाहिए। तो ये कह सकता हूं मैं कि प्लस से पहले ए हो, क्या हो, ए हो, ई हो, ऊ हो, री हो और लरी हो, और प्लस के बाद में भी यही होना चाहिए, ए, ई, ऊ, री, लरी, मतलब इनमें से कोई सा भी हो सकता है। यहां ए है, यहां भी ए या आ होना चाहिए, समझ रहे हो, श्रवण उसे ही कहते हैं। मैं कहूं कि ए का श्रवण क्या है, ए का श्रवण या तो ए खुद है या फिर आ है। ई का श्रवण क्या है, ई का या तो ई खुद है या फिर ई है। बस ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपस में प्लस से पहले जो होगा उसी का रूप बाद में होगा, चाहे वो ऋष्व का हो चाहे से वो दीर्घ का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दीर्घ का हो चाहे ऋष्व का हो, करना कौन सा है, अपने को दीर्घ ही करना है। क्या कह रहा, अकय श्रवणे दीर्घ, अक को श्रवण दीर्घ आदेश हो जाए, अक परे रहते, ये वाली बात ध्यान रखना है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। यहां जैसे मैं बताता हूं डायग्राम के हिसाब से आप लोगों को, मान लो ए या आ प्लस से पहले हो, फिर प्लस हो, और फिर क्या हो, ए या आ हो, तो क्या होगा, दोनों के स्थान पर आ ही हो जाएगा, दोनों के स्थान पर आ ही हो जाएगा। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, सार्थक शब्द भी होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं यहां आ है और यहां भी आ है। अब कुछ भी हो, छोटा बड़ा हो, बड़ा बड़ा हो, कोई सा भी हो, अपने को क्या करना है, दीर्घ वाला रूप ही करना है। आ और आ दोनों क्या होंगे, आ ही हो जाएगा, और आ होकर के क्या बनेगा, विद्यालय, क्या बनेगा, विद्यालय, पहली बात। जैसे मान लो दूसरे वाला उदाहरण है अपने पास, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये वाली बात ध्यान रखना है आप लोगों को। विद्या प्लस अर्थी, तो यहां पर आ है और यहां पर ए है, और दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, आ ही बनेगा, दोनों को मिलाकर के आ ही बनेगा, ये वाली बात ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो देव प्लस आलय, यहां पर है अपने पास ए प्लस ये हो गया आ, और दोनों को बनाना है आ, दीर्घ आदेश करना है तो आ ही बनेगा, और रूप बनेगा देवालय, देवालय। जैसे मान लो अपने पास है दैत्य प्लस आरिही, दैत्य प्लस आरिही। अब यहां देखना है दोनों तरफ क्या है, अपने पास ए है और ए है, इस कंडीशन में भी अपने को करना क्या है, श्रवण दीर्घ है। ये देख लेना है, अगर श्रवण है तो होगा क्या, दीर्घ ही होगा, अगर श्रवण है तो निश्चित रूप से उसको दीर्घ ही करना है, ये वाली बात ध्यान रखना है। और यहां रूप बनता है दैत्यारिही, क्या रूप बनता है, दैत्यारिही, ये वाली बात हो गई किसकी, ए या ऐसे संबंधित। अक में पूरा लेना है अपने को, बाकी की बात। नंबर 2 मैंने कहा ए के बाद में आता है ई, तो ई या ई हो, और प्लस के बाद में भी ई या ई हो। अब यही ध्यान रखना है आपको कि दोनों के स्थान पर एक ही दीर्घादेश होगा, क्या होगा, एक ही दीर्घादेश होगा। इनको जब भी जोड़ेंगे अपने तो कौन सा होगा, दीर्घ वाला रूप ही होगा, ध्यान रखना है, दीर्घ वाला रूप ही होगा। जैसे भूमि प्लस ईशः, जैसे भूमि प्लस ईशः है, यहां देखिए आप लोग, यहां पर है ऋष्व ई और इसके बाद में है दीर्घ वाला ई, और मैंने कहा था कि श्रवण होना चाहिए, बस ऋष्व दीर्घ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए का श्रवण ए या आ होता है, ई का श्रवण ई या ई होता है, बस उसी के अनुसार रखना है आपको कि ई और ई दोनों जब भी जुड़ेंगे तो क्या होगा, दीर्घ वाला ई होगा, और रूप बनेगा भूमिशः, क्या बनेगा, भूमिशः, ध्यान रखना है, भूमिशः। जैसे मान लो श्री प्लस ईशः, श्री प्लस ईशः,
यहां पर जब भी अपन देखेंगे दोनों ही दीर्घ वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है अपने, दीर्घ और दीर्घ बराबर भी क्या होगा, दीर्घ ही होगा, और दीर्घ होगा तो क्या होगा, श्रीशा, क्या होगा, श्रीशः। यह वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, श्रवण का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं ऊ की। ऊ या मैंने कहा यहां ऊ और ऊ, फिर ऊ और ऊ, जब भी इनको जोड़ते हैं तो एक ही दीर्घ वाला रूप बनता है, इसीलिए कहता हूं कि दोनों के स्थान पर एकादेश हो। यहां पर बात करूं विष्णु प्लस उदय है, जब भी मैं बात करूं तो यहां ऊ प्लस ऊ दोनों एक है, और जब भी इनको दीर्घ एकादेश करेंगे तो रूप बनेगा विष्णुदया। क्या रूप बनेगा, विष्णुदया। दूसरे में है भानु और उदय, वही बात है, यहां ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, और दोनों को जोड़ के बनाएंगे भानुदया, भानुदया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सु प्लस ओक्ति ही, यहां पर है सु का हो गया ऊ, और यहां पर है ऊ, दोनों को जोड़ के दीर्घ वाला रूप बनाएंगे तो बनेगा क्या, शुक्ति। शुक्ति का मतलब होता है एक सारगर्भित और अच्छी, जिसको कह सकते हैं सारयुक्त बात का एक समूह है, संग्रह है, उसे ही कहते हैं शुक्ति। विद्वानों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा कही हुई बातों का एक समूह है, सार्थक बातों का एक समूह है, ज्ञानमान, ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं उन बातों का एक समूह क्या कहलाता है, शुक्ति। यहां पर जब भी देखें अपने ऊ के बाद में नेक्स्ट आएगा अपने पास री। ध्यान रखना है री का भी श्रवण होता है, मैंने कहा था आप लोगों को। नेक्स्ट है अपने पास री प्लस री प्लस री और री हो। ध्यान रखना है सिंगल री एक होती है और डबल वाली होती है दो। यहां पर जो री का जो घुंडी होती है वो दो वाली हो जाती है, वो दीर्घ रूप होता है, और जब री री भी जोड़ेगा तो क्या होगा, दीर्घ वाला ही होगा, दीर्घ वाला ही होगा। जैसे त्रि होता है, एक त्रि ये हो गया, फिर दीर्घ वाला बनाएंगे तो त्रि, दो वाली घुंडी होगी वो दीर्घ वाला रूप हो जाएगा। जैसे यहां बात करते हैं अपन पितृ प्लस ऋणम। ध्यान रखना है यहां तय के अंदर क्या है, री है, स्वर है, ये अगर ऐसे होता तो वो व्यंजन होता, ये क्या है, स्वर है, और पीछे भी क्या है, स्वर है। तो ध्यान रखना है दोनों समान हो, श्रवण वाला रूप कोई सा भी, ऋस्व दीर्घ का कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रवण वाला होना चाहिए। तो दोनों के स्थान पर क्या करना है, एक दीर्घ आदेश। जैसे यहां पर हो गया री और यहां हो गया री, दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, अर्री करते हैं, अर्री, और री करते हैं तो रूप बनेगा पितृणम, पितृणम। क्या रूप बनेगा, पितृणम। ध्यान रखना है जैसे मान लो यहां है मातृ प्लस ऋणम, बात वो ही है, यहां री और यहां री को दोनों को दीर्घ किया तो क्या रूप बनेगा, मातृणम, मातृणम। जैसे अपने पास है होत्री प्लस ऋकारः, होत्री प्लस ऋकार है, यहां री है, ये समझ जाना। यहां अगर उल्टा हो तो ध्यान रखना है वो क्या होता है, इससे विपरीत वाला चिन्ह होता है व्यंजन का। ध्यान रखना जैसे भ्रम होता है, ये होता है रे और ये घूम करके जाता है, वो होता है स्वर री। यहां पर होत्री प्लस ऋकार का होगा होत्रिकारः, होत्रिकारः। ध्यान रखना है इस बात का। यहां पर अक में बात कर रहे थे अपन ए ई उ री। अब बात करते हैं एक वर्ण और रहता है ली। ली की अपन बात करते हैं तो वो कह रहा है ली प्लस ली बराबर ली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ दो में ही काम कैसे चल गया। जब मैंने व्यंजनों का ये स्वरों का भेद बताया था तो आपको कहा था कि इसका दीर्घ वाला रूप नहीं होता है। किसका, ली का दीर्घ वाला रूप नहीं होता है। तो प्लस के आगे और प्लस के पीछे, मतलब पूर्व में और पर में दोनों में आपको साधारण ली ही मिलेगा, और ली का दीर्घ वाला रूप होता नहीं है, तो जैसा है वैसा का वैसा ही रखा जाएगा।
जैसे मान लो द्रि प्लस लृकारः, सवर्ण तो होना जरूरी है। द्रि प्लस लृकारः, यहां भी लृ है और यहां भी लृ है, तो वहां भी क्या होगा लृ। वहां का मतलब होता है जिसके स्थान पर बदलना हो, एक आदेश करना हो। लृ होगा तो क्या होगा, दोनों का लृकारः, क्या होगा लृकारः है। जैसे मान लो लृ प्लस लृवर्णः, लृ प्लस लृवर्णः है। अब दो होंगे तो दो को क्या करना है, आपको एक ही करना है, इसमें धीर का रूप नहीं होता है और नहीं होता है, तो ये हो गया लृवर्णः। क्या होगा लृवर्ण है, मतलब जो बाद वाला है प्लस के बाद वाला लृ में वो जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, एक वाला रूप हट जाएगा। इसने कहा था श्रवण दीर्घादेश, यहां दीर्घ होता ही नहीं है और लृ का दीर्घ नहीं होगा तो जैसा है वैसा का वैसा ही रखा जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखना है विशेष रूप से, इसका तो बहुत ही विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन यही हो जाता है। आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि लृ और लृ दोनों का मिलाकर के क्या बनते हैं, सिंगल लृ ही बनता है। ठीक है, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।